देखो आज हमारे पास है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नीट के लिए, फुल कोर्स है, ठीक है, 11th 12th वाला, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो बनने लिए, है ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिएक्शन ऑफ एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो सारे बेंजीन पे N2Cl है, ये प्लस नहीं है ना, ये बेंजीन पे N2Cl है, ठीक है भाई, यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस ये, ठीक है। और आपको बतानी है इनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है। तो देखो पहली तो समझ में आ रही, पढ़ने में आ रही है, सेंडवेयर है ना, कॉपर सॉल्ट होता है तो सेंडवेयर होती, तो हम कहेंगे ये तो पढ़ रखी है भाई, बेंजीन पे N2Cl और क्या HCl होता है वैसे तो, Cu2Cl और Cu2Cl2 और HCl, तो ये तो हमने पढ़ रखी है। सेंडवेयर रिएक्शन, यहाँ क्या था, HCl गया, नाइट्रोजन गया, आंसर क्या है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे Cl, आंसर क्या है क्लोरोबेंजीन, तो ये तो सही है, तो पहले तो ठीक लग रही। दूसरी ये भी सही है ना, पहला ऑप्शन तो तुम्हें याद है, बेंजीन पे N2Cl, हम NaBF4 लेते थे लेकिन HBF4 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप में तो हमारे पास ये था बेंजीन डाइएजोनियम और ये टेट्राफ्लोरोबोरेट, लेकिन जब हीट करते हैं तो BF3 गायब हो जाता है ना, और ये नाइट्रोजन भी गायब हो जाता है, तो आंसर फ्लोरोबेंजीन। तो भाई पहला भी सही लग रहा है और दूसरा भी सही लग रहा है। थर्ड H3PO2 क्या नाम, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो देखो H3PO2 और अगर वाटर है ना, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है ये बहुत अच्छा क्या होता है क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये खुद क्या करता है, जैसे अगर मैं ले लूँ बेंजीन पे N2Cl, तो ये चाहेगा भाई मेरे तो ऑक्सीजन पूरे कर दो, मेरे को तो H3PO4 बना दो, फिलहाल 3 बना दो, एक ही ऑक्सीजन तो कोई बात नहीं 3 बना दो, और हम कहेंगे चलो ये HCl तो गया, ये नाइट्रोजन गया, ये H3PO3 बनेगा, तो मेरा आंसर तो बेंजीन आ रहा है। आएगा समझ में, अपना आंसर क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ तो ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन तो दूर दूर तक चांस ही नहीं, तो पहली रिएक्शन सही है और दूसरी भी सही है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फिनाइल है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो देखो फिनाइल यानी कि बेंजीन लिख लेते हैं, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और पानी से रिएक्शन करानी है, एक ही रिएक्शन तो थी जहाँ मरकरी +2 होता है, कौन सी, हाँ कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव में क्या होता है मरकरी +2, ठीक है। अब आपको मार्कोनिकोव याद ही, माइनस वहाँ जाएगा हाइड्रोजन प्लस वहाँ जाएगा हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे इधर OH लगा दो इधर H लगा दो, तो हमारा आंसर ये कुछ ऐसा आ रहा है, बेंजीन हो गया, C हो गया, OH हो गया, ट्रिपल को डबल कर देती हूँ और CH2, इनॉल है, इनॉल से होती है टॉटोमेरिज्म, इनॉल अनस्टेबल होते हैं, तो हम कहेंगे ये इनॉल है, इनॉल अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर, तो देखो बेंजीन को PH लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आंसर आना चाहिए भाई, बोलो सेकंड, क्या एसिटोफिनॉन बोले इसको, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, एसिटोफिनॉन, तो हम कहेंगे भाई ये ऐसा आना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, बोलो क्लियर है, कर लिया था ये भी, ठीक। चलो अगला देखो, अब देखो तुम्हारे पास ये है साइक्लोहेक्सेन, है ना, और है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इससे एक आंसर तो तुम्हें ये लाना है, साइक्लोहेक्सेन को तो छेड़ना नहीं, है ना, ये CH2 CH2OH, ठीक है। तो देखो CH2 मतलब यहाँ कहीं तुमने H दिया है और यहाँ क्या दिया है OH, तो मतलब तुमने वाटर तो ऐड किया है, कुल मिला के वाटर तो ऐड किया है ना, लेकिन ये मार्कोनिकोव के हिसाब से कहाँ है, क्योंकि वाटर में तो H+ और OH- होता है, तो नियम तो ये माइनस वहाँ जाता है हाइड्रोजन कम है और प्लस वहाँ जाता है हाइड्रोजन ज़्यादा, तो हम कहेंगे वाटर तो ऐड किया है बट मार्कोनिकोव तो नहीं किया है आपने, मार्कोनिकोव के उल्टा चले। सेकेंड जो प्रोडक्ट तुम्हें दे रहा है वो भी कुछ ऐसा है, देखो फिनाइल है ना, फिर CH है, OH है, CH3, तो वाटर तो तुमने यहाँ पे भी लाया है ना, लेकिन यहाँ तो तुम चले हो मार्कोनिकोव, ठीक है, और यहाँ तुम चले हो एंटी मार्कोनिकोव। अब दो तुम्हारी एनसीईआरटी में थी, ठीक है, एक तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब सीधा पानी मिला दो H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4, याद है ना,
एल्कीन का जल योजन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हम कहेंगे हाँ ये तो पढ़ा था। हाइड्रोबोरेशन तुमने पढ़ा है। अब एक आंसर तो तुम दे दो, हाइड्रोबोरेशन में स्पेसिफिक क्या था? हाँ, रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव बट प्रोडक्ट इज एंटी मार्को, ये पक्का था। तो हम कहेंगे हाँ HBO में तो एंटी मार्कोनिकॉव, क्योंकि ना बोरॉन हाइड्राइड में हाइड्रोजन माइनस हो जाता था, बोरॉन प्लस हो जाता था, तो हाइड्रोजन माइनस हुआ तो ऑब्वियसली कि हाइड्रोजन माइनस है तो यहाँ जाएगा और OH इधर आएगा, यानी ये तो यहाँ तो पक्का ये HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पकड़ लिया अपन ने, है ना, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं तुमने, ये A है ना, तो मुझे ये तो पता चल गया कि A जो है वो HBO है। अब तुम कहोगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो पढ़ा ही नहीं, कोर्स में ही नहीं था, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एक्चुअली होता वही है, मर्क्यूरिक एसिडेट और वाटर, है ना, वो भी वाटर ही है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है तो क्या हुआ होगा, तो हाइड्रेशन ही, तो H+ और OH माइनस, तो मार्कोनिकॉव। तो तुम्हें है ना, तुम्हें पता है ये मार्कोनिकॉव है, ये मार्कोनिकॉव है, ये मार्कोनिकॉव है, और ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉव। अब तुम आंसर देख लो, A में तो मुझे एंटी मार्कोनिकॉव चाहिए, यानी A तो सेकंड होना चाहिए, तो पहला आंसर गलत और दूसरा गलत, तो A तो सेकंड होना चाहिए, है ना। अब मान लो कि तुम्हें ये नहीं पता था तो कोई बात नहीं, मुझे तो इतना पता था A सेकंड होना चाहिए, तो एक तो यहाँ मिल गया और तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तब भी तो आंसर दे सकते थे ना, तो ये दे देते। और अब तुम्हें पता चल ही गया कि B थर्ड है, हाँ ठीक है, थर्ड भी होता तो वही है मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ही। तो ये मैं सोचा तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन वो तुम्हारा चेक कर रहा था कि भाई तुम्हें ये पता है, तब भी तो आंसर मैंने एक ही दिया है, उलझाया थोड़ना है तुम्हें, उलझाते तो बात अलग होती। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक ये। अब नेक्स्ट में देखो, अब मेरे पास कितने एसिड है, 4 एसिड है। पहला तो देखो 6 कार्बन वाला है CH3 CH2 होल 4, है ना, 6 वाला क्या हेक्सेनोइक हो गया, यहाँ कैप्रोइक बोल दो। अब यहाँ 2 COH है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ठीक है। फिर ये CH2 और फिर 2 COH है, सक्सेनिक एसिड, 3 वाला ओम ऑक्सैलिक, M मेलोनिक, ये क्या है, मेलोनिक एसिड, और ये वाला CH2 होल 4, हाँ ये एडिपिक एसिड है, ओम सक्सेना जी का आइडिया, तो आइडिया क्या था, एडिपिक एसिड। अब देखो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप तो मुझे यहाँ मिले 6 के 6, तो मोनो वाले कम एसिडिक है, ये वाले ज़्यादा एसिडिक है। अब ध्यान से देखो, इसका माइनस आई इफेक्ट है, तो मैं कहूँगी माइनस आई है तो बढ़िया, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई के इन्वर्सली, माइनस आई के डायरेक्ट, इसका तो ज़्यादा हो गई। तो मेरा आंसर है कि भाई COH, मान लो कुछ नहीं पता मुझे, ये सबसे तगड़ा है, तो सेकेंड, 3 आंसर है। फिर मुझे पता है फर्स्ट सबसे कम है, मान लो कुछ नहीं पता, तो फर्स्ट तो सबसे कम होना चाहिए, सेकंड सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो दूसरा आंसर नहीं है, फोर्थ भी नहीं है ना, आंसर तो आना ही चाहिए इसमें। अब सेकंड हाईएस्ट हो गया, ये लीस्ट हो गया। अब तुम खुद सोचो कि ये फिर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा ही है यहाँ पे, तो ये कम कर दो, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम है ना, एक ही ग्रुप का है, यहाँ तो 4 ग्रुप का लगाओगी, तो ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक है। तो ये कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 ज़्यादा होना चाहिए, 4 चौथा है ना, हाँ 4 कम होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में 3 ज़्यादा होना चाहिए, 4 कम होना चाहिए, और फर्स्ट तो लीस्ट होना चाहिए, तो आंसर 3। क्लियर, समझ में आ गया, EBNCERT में से निकाला इसने। अगला देखो, सुक्रोज के एक सॉल्यूशन का मोलर मास, ठीक है भाई, सुक्रोज सॉल्यूशन का मोलर मास अणुभार कितना है, 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये कह रहा है 1000 ग्राम वाटर में, कैपिटल W, 1000 ग्राम आपने पानी ले लिया, है ना, कितना सुक्रोज गोला है, 68.5, तो हम कहेंगे ठीक है, स्मॉल w 68.5 ग्राम हमने सुक्रोज को घोल दिया, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकाल देते हैं, है ना, तो डेल्टा TF, और KF तुम्हें दे ही रखा है ना, ये KF है, KF फॉर वाटर 1.86, और सुक्रोज का मोलर मास, फॉर्मूला याद है ना, शुगर ही तो है, हाँ, सुक्रोज का मोलर मास 342 दिया है क्या, ठीक है दिया है, तो टेंशन ही खत्म हो गई। अच्छा ये दे रखा है 342, ओके, तो चलो फॉर्मूला याद करो। अच्छा एक चीज़ और, सुक्रोज का नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन,
C12H20 में पानी में ग्लूकोज जाएगा, शुगर जाएगी, तो टुकड़े थोड़े ना होंगे, घुल जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में। ठीक है, तो मैं कहूँगी ओके चलो फॉर्मूला लिखते हैं, 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल, याद है फॉर्मूला। अब बोलो भाई डिप्रेशन तो निकालना है, 1000 इंटू KF कितना है 1.86, 1.86, स्मॉल w बोलो 68.5, कैपिटल W 1000 और स्मॉल m 342। सॉल्व करो उसको फटाफट। सेकेंड आया 372.372, पक्का है? ठीक है, तुम बताने में लिख रही हूँ। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी इतनी आएगी, तो पानी तो फ्रिज कितने पे होता है, ये तुम्हारा डेल्टा TF है ना, तो मैं कहूँगी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 होता है, और उससे भी कम करने चले हो तो जितनी कमी है वो माइनस कर दो, तो 0 में से क्या करना है 0.372 माइनस कर लो, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 0.372 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो सही है? क्लियर, समझ में आ गई बात? ये नेक्स्ट देखो, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm। ठीक है, अब देखो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का प्रसार हो रहा है, फॉर्मूला मुझे याद है W इक्वल्स टू माइनस, हमने कहा था हम माइनस ही लिखते हैं, बात ही खत्म। ठीक है, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। ठीक है, अब बोलो बाहर का प्रेशर कितना है 3 और डिफरेंस है ना। अब देखो ये DM क्यूब मतलब लीटर ही होता है, पहले तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई इसका DM क्यूब का क्या करूं, तो डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, तो 4 लीटर से 6 लीटर डिफरेंस कितना आया 2 लीटर, लेकिन मेरा आंसर तो ATM इंटू लीटर में आएगा। आप जूल में पूछ रहे हो तो इसने दिया तो है, किससे मल्टीप्लाई करना है 101.3 से, तो जूल आ जाएगा, है ना। सेकेंड ऑप्शन हो गया, माइनस में होना चाहिए, 608 हो जाएगा। क्लियर है? पढ़ रखा है थर्मो में, ये तो सिंपल ही है। आगे देखो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब सारे की पीएच में कंपेयर करना है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में आता है एक तो मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मूला सबको याद है, सिखाया था नमस्ते वर्षा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, एसिसिटी, बेसिसिटी, चार्ज या n फैक्टर, जो भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो। फिलहाल ये सारे एसिड है तो मैं कह रही हूँ बेसिसिटी। ठीक है, अब होता क्या है कि आप है ना पीएच का कंपेयर करने की बजाय कंसंट्रेशन कंपेयर करने लग जाओगे और गलत दे दोगे आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सबकी पीएच निकाल दो, कंपेयर ही बाद में, है ना, क्योंकि तुम्हें लगा अच्छा इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका पीएच ज़्यादा आना चाहिए, पता चला वो नेगेटिव लॉग HI माइनस लॉग, उसका आंसर वैसे दो। तो आप क्या करो, पहले जैसे इसने क्या बोला 0.05 मोलैरिटी है ना, तो उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो, तो मोलैरिटी 0.05 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हुई, H2SO4 कितने HN देगा 2 HN देगा, तो ये 2, तो कितना हुआ ये 0.10 हो गया, मतलब 0.1। तो मैं इसकी पीएच निकाल देती हूँ। ठीक है, पहले वाले की तो पीएच होता है नेगेटिव लॉग HIN, और ये जो HIN है ना यहाँ नॉर्मेलिटी ही लिखी जाती है। यही बात समझ में? तुम्हें लगा नहीं मैंने तो मोलैरिटी से क्वेश्चन किए हैं, तो अब HCl है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम, नहीं तो फिर ऐसे करो H2SO4 2 HIN देगा, तो 2 HIN देगा तो कंसंट्रेशन डबल हुई ना, तो फिर 2 इंटू, तो फिर तो डायरेक्ट ही कर लो ना, नॉर्मेलिटी लिखनी है, बात खत्म। तो हमेशा क्वेश्चन नॉर्मेलिटी से सॉल्व करो। तो ये आया 0.1, नेगेटिव लॉग 0.1 मतलब 10 की पावर -1, तो पावर आगे ले लो, तो यहाँ पीएच कितना आ रहा है फिलहाल 1, तो भाई इसका पीएच तो 1 है। अब 0.05 नॉर्मल, देखो ये क्या था 0.05 मोलर था, इसका आंसर पीएच 1 है। ठीक है, अब 0.05 नॉर्मल यानी 5 इंटू 10 की पावर -2, तो पीएच हो गया नेगेटिव लॉग HIN नेगेटिव लॉग 5 इंटू 10 की पावर -2, लॉन्ग पावर आगे आ जाती। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन 2 माइनस लॉग 5 है क्या, तो 2 माइनस लॉग 5 0.699। और मान लो तुम्हें नहीं भी पता है तो तुम्हें ये तो पता है कि 1 से तुम मेरा आंसर ज़्यादा ही आएगा, ये तो पक्का है ना। लॉग 5 इतना तो होगा नहीं कि 1 से ज़्यादा चला जाए, पॉसिबल नहीं है। लॉग 10 1 होता है, तो तुम तो लॉग 5 पे ही हो, तो मुझे ये पता है ये डेटा कम है ये डेटा ज़्यादा है, तो पहला तो गलत हो गया।
फिर अब ये 0.05 मोलर और 0.05 नॉर्मल बराबर कैसे, बराबर तो नहीं है, तो दूसरा आंसर भी गलत है। ठीक है, अब वो कह रहा है 0.05 नॉर्मल की ज़्यादा है 0.05 मोलर से। हाँ, ये बात तो सही लग रही, ये सही लग रहा है। ठीक है, अब देखो 2 × 0.05 मोलर, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती तो 2 हो गया ना, ये तो 2 से कम आ रहा है, तो चौथा आंसर भी क्या है, है ना। तो अब ये है सिंपल, टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि पीएच निकाला जाए, यूं अगर कंपेयर करने बैठोगे कभी आंसर नहीं आएगा। आई बात समझ में, इसलिए इसमें समय फाइंड करना, एक ही डेटा है क्या, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। बोलो, कोई समस्या नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिनिमम। अब तुम्हें याद है जब हम प्रबल अम्ल में प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो डेल्टा एच हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना, माइनस का 13.6 किलो कैलोरी पर मोल, 13.6 13.7, ठीक है, 57 पॉइंट ऐसा कुछ होता है किलो जूल के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे मैक्सिमम होता है। पहला तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ये तो दोनों वीक लग रहे हैं, तो वीक में तो कम हो जाएगा, और ये तो वही है, तो वैसे ही लग रहा है ये दोनों तो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही है, ये अलग आ रहा है, तो इक्वल तो हो नहीं सकता। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। और डेटा भी याद रखना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड C6H5, ठीक है, इसको न्यूट्रल करने के लिए कितने ग्राम NaOH चाहिए। अब देखो NaOH और बेंजोइक एसिड क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं। वैसे तो देखो ये एक OH आयन देगा, ये एक H आयन देगा, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर है ना, चाहे नॉर्मेलिटी से करो चाहे मोलैरिटी से करो। मान लो तुम्हें नॉर्मेलिटी नहीं बैठता तो कोई बात नहीं, ये एक OH आयन देगा, ये एक H आयन, यानी इसका M1V1 इक्वल्स टू इसका M2V2। ठीक है, अब मुझे बताओ M1 क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, कट जाएगा ना। और इधर भी क्या होना चाहिए, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000, और इधर नीचे वॉल्यूम है, उधर वॉल्यूम है, कट जाएगा। तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब NaOH के कितने ग्राम चाहिए, तो भाई ये तो तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, और मोलर मास कितना है NaOH का, 40 इंटू 1000, और यहाँ तुम्हें दे रखा है कितना, 12.2, और इसका मोलर मास 122 इंटू 1000। सही, 1000 तो वैसे उड़ा दो, ये तो गया, ये पॉइंट उड़ा दो, 122 गया। ठीक है, ये 0 भी उड़ा दो, तो मास 4 ग्राम होना चाहिए। 4 तो गया, सही। बोलो, क्लियर करा था पहले, बढ़िया। चलो अब देखो, 4 आपके पास सल्फर के कंपाउंड है, आयनिक स्पीशीज है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, अब sp3 मतलब एक भी डबल बॉन्ड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ दिख गया डबल बॉन्ड, तो पहले में तो sp3 नहीं है, ये तो मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, फिर SO4-2, अच्छा यहाँ तो मैं लगेगा नहीं, डबल बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 है ना, तो बॉन्ड पेयर 3 ही है, कम से कम 4 बॉन्ड तो लिया हो अगर आपके पास है तो भी, तो हम कहेंगे तो sp2। SO4 में तुम्हें लगेगा कि लो डबल बॉन्ड तो है ना, लेकिन ये D पाई P पाई है, पाई बॉन्ड तो है लेकिन P का नहीं है, इसका D ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे हम तो फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं भाई, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, सिग्मा कितने, 4, तो मेरा आंसर तो sp3, तो P तो मैंने नाम में ले लिए। अब आप कह रहे हो पाई कहाँ से आया, तो इससे D लिया होगा, इसके बाद D ऑर्बिटल भी तो होता है, तो D पाई P पाई, 2 D पाई P पाई, तो इसमें तो sp3 है। SO2 में तो फिर भाई बात हो गई, 4 बॉन्ड दिख ही नहीं रहे और लोन पेयर भी नहीं दिख रहे थे, तो हम कहेंगे 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यहाँ क्या है sp2, तो ये भी नहीं बैठा। अब H2O7-2 ऑड नंबर में होता है ना, तो एक को तुम यहाँ बीच में सेट किया करो,
Cr2O7 भी तो बनाया था, तो सेम ही तो करो, वहाँ पे भी CrOCr किया था, यहाँ SOS कर दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन -2, तो भाई एक माइनस वाला इसको दो, एक माइनस वाला इसको दो, बराबर ही रखो, ठीक है। चलो 3 गए, पीछे कितने बचे? 4, तो 4 में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, सिमिलरली डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बोलो sp3, और उधर भी sp3, तो 2 आंसर बैठे मेरे, सेकेंड और फोर्थ, यानी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बोलो, क्लियर है? कर लिया था ये भी। अब देखो CH3MgBr की रिएक्शन पहले CO2 से कराई थी, क्या बनाया? हाँ देखो, ये CO2 वाली एसिड वाली, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस तरह की रिएक्शन में C डबल बॉन्ड हो, यहाँ टूट जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Mg हमेशा ही पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हम कहेंगे O के साथ तो भाई MgBr है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ आया CH3, ठीक। अब हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये MgBr और OH गया, तो ये एसिटिक एसिड, लेकिन इसने ये दोनों एक ही स्टेप में किए हैं कि पहले आप CO2 से रिएक्शन कराओ, फिर जल अपघटन कराओ, यानी A, तो ये A तुम्हारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। फिर एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराओ, तो देखो अगर मैं डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्शन कराती हूँ तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, तो मेरा आंसर तो अमोनियम एसिटेट है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं गर्म भी करो, तो गर्म करो तो वाटर निकल जाएगा, तो ये तो अमाइड बनेगा, तो ये बी जो है, बी है ना इसका, ये गर्म भी करो, रिएक्ट भी करो, गर्म भी करो, है ना। तो देखो पूरा अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो आपको एक स्टेप में दे रहा है, पर एक्चुअल तो ये है ना, तो ये ए है और वो बी है। अब ये कह रहे हैं बी का P2O5 होता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, तो अगर अमाइड में से पानी बाहर निकालते तो साइनाइड बनता है, सिखाया बहुत बार, ये बाहर कर दो, तो अमाइड में से वाटर गया तो आंसर क्या है? साइनाइड, तो ठीक है, ये हमारे पास साइनाइड है, तो बी तो अमाइड है ना, इसने क्या पूछा है? बी तो पूछा है, तो मेरा आंसर ऑप्शन 3। बोलो सही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, इस कंपाउंड का IUPAC है ना, देखो कंपाउंड सबसे पहले है CH3C, CH है, फिर ऊपर क्या है OCH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O Br, तो इम्पॉर्टेंट ग्रुप तो एसिड हैलाइड है, ऑयल ब्रोमाइड हो गया, तो ये 1 2 3 4 5, तो 4 पे मिथॉक्सी, ठीक है, 2 पे इन, लॉन्ग चेन 5 की, तो पेंट 2 इन ढूंढो, तीसरा चौथा तो वैसे ही नहीं हुआ, 4 पे यही हो गया, 4 पे मिथॉक्सी, पेंट 2 इन, है ना, और बाकी ऑयल ब्रोमाइड है ही सही, क्लियर। अगला देखो, डीएनए में पढ़ा था ना, A और T, C और G क्या होता है? हाइड्रोजन, है ना, A और T के बीच में 2 और CG में, है ना, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, निकल अलॉय और NaOH, ठीक है, तो देखो निकल अलॉय, निकल एल्यूमिनियम भी होता है साथ में, और NaOH, इसको रेने निकल बोलते हैं, ठीक है ना, इसका नाम है रेने निकल, ठीक है, बॉइल करते हैं इसको NaOH के साथ। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन, अनसेचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है ना, तो मुझे एक चीज बताओ, मैं हाइड्रोकार्बन लूंगी तो ईथर कैसे बनेगा? हाइड्रोकार्बन लूंगी तो ईथर तो नहीं बनेगा, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो उसमें सोडियम नहीं होता है कभी भी, है ना, मिथाइल लिथियम होता है, या RMgX होता है, या डाई अल्काइल जिंक होता है, सोडियम वाला तो ऑर्गेनोमेटालिक पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर क्या होगा? सेचुरेटेड, ट्रिपल या डबल, आंसर तो सिंगल में ही जाना है ना, ये हाइड्रोजन देगा आपको, तो आपका आंसर होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, CH3CH2Cl, अब एल्कोहलिक KOH आते ही दिमाग में क्या ख्याल आया? हाँ, जब भी एल्कोहलिक KOH आए तो दिमाग में लाओ भाई बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन को पकड़ के बाहर लाना, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई एल्कोहलिक KOH में ये KCl और ये तो गया, तो मेरा आंसर तो यहाँ इथीन है,
ठीक है। अब इथीन बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट पिंक होता है, फिर डीकलराइज हो जाता है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, ए ही पूछ रहा है, तो ए तो आंसर इथीन है, ऑप्शन करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, पहली रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड दिख रही क्या, अमाइड है, ब्रोमीन है, KOH है, इसको तो देखते ही पहचानो। तो हम कहेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड का कॉन्सेप्ट पता है कि CO को बाहर निकाल दो, बाकी कुछ मत करो। जब भी हमारे पास अमाइड हो, ब्रोमीन हो, NaOH KOH कुछ ही हो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली इसको पकड़ के बाहर निकालना है। तो मेरा आंसर इथाइल अमाइन है, ठीक। अब इथाइल अमाइन की रिएक्शन किससे करानी है, नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस में से लिखा करो N के नीचे N, H2 के नीचे O और OH। तो सोचो क्या होगा, वाटर गया, N2 गया, तो मेरे पास तो आंसर अल्कोहल आ रहा है। और अल्कोहल PCl5 तो फेमस है ना। यहाँ मेरे पास आया CH3 CH2OH, ठीक है। अब क्या करना है, PCl5 करना है, तो ये भी तुम्हें पता ही होगा, PCl3 Cl, तो ये गया आंसर क्लोराइड आ गया। क्या पूछा इसने, ए, तो आगे बढ़ना ही नहीं था अपन को, तो सीधी हॉफमैन ब्रोमाइड करानी थी। तो फर्स्ट आंसर ए, तो ये रहा बस। हाँ, डिग्रेडेशन, कार्बन संख्या कम हो गई ना, डिग्रेड हो गया ना। अब लाए तो 3 कार्बन थे, लिख के 2 ही जा रहे हो, तो डिग्रेड हो गया है ना, अवरोहण हो गया, कार्बन श्रृंखला में कमी। अब देखो 4 ग्राम मीथेन है, यहाँ पे भी मीथेन है, 4 ग्राम मीथेन के कंबशन से, ठीक है भाई, 4 ग्राम मीथेन, पहले तो मैं मीथेन लिखूँ CH4, कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ, तो C से CO2 और H से वाटर, ठीक। बैलेंस करो तो यहाँ मुझे 2 चाहिए, ठीक है। और डेल्टा H कितना 2.5, ये तो 4 ग्राम का है ना। मीथेन की कंबशन एंथैल्पी इक्वेशन बैलेंस है ना, तो ये तो 1 मोल है ना, 1 मोल मतलब 16 ग्राम, तो आपको आंसर किस पे देना पड़ेगा, 16 ग्राम पे। तो 4 ग्राम को जला रहे हो तो 2.5 मिल रही है। कंबशन मतलब मोल पर किलो कैलोरी पर मोल, 1 मोल पे आंसर दो। 4 ग्राम कैसे जलाएंगे, हम तो पूरा CH4 जलाएंगे ना, 1 मोल, तो 1 मोल मतलब 16 ग्राम जलाओ, तो 4 पे 2.5 है, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 16 आएगा, तो 2.5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 पे चाहिए ना मुझे। 1 मोल कितना होता है, 16 ग्राम है ना, तो इसका 4 गुना कर दो, तो इधर भी 4 गुना कर दो, ठीक है। तो 10 माइनस, इसलिए कंबशन है, हीट रिलीज होगी, तो -10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक गैल्वेनिक सेल में N की वैल्यू 2 है, ठीक है, N2 है। स्टैंडर्ड EMF यानी E0 सेल, E0 सेल तुम्हारा कितना है 0.295 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना। अब यहाँ तो फॉर्मूला याद हो या फिर बना लो। तो फॉर्मूला आपका ये था, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT ln K, फिर एट इक्विलिब्रियम, ये तो G 0 हो गया, ये Q होता है, एट इक्विलिब्रियम पे Q की जगह क्या लिखना होता है, K। तो मेरा फॉर्मूला ये आ रहा है, डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस RT ln KC, ठीक है। और डेल्टा G0 मतलब माइनस NFE, ठीक है, तो ये माइनस माइनस भी गया, और अगर मैं इसको F से डिवाइड भी कर दूँ और ये सब ले लूँ, तो मेरा आंसर ये था, E0 सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 KC, ठीक है। तो मुझे यहाँ सेट करना है इसको, तो E0 दे रखा है ना, E0 कितना है, यानी ना 0.295, तो यहाँ रख लेती हूँ 0.295, N से मल्टीप्लाई करो तो N 2 है, और ये 0.059 इक्वल्स टू लॉग KC। अब ये थोड़ा ठीक करो, पॉइंट उड़ाएं तो 1 0 तो ऊपर आ रही है, इसका डबल 590 है क्या, तो ये 295 और 2 काट दूँ तो 590, तो लॉग KC की वैल्यू 10,
log kc 10, तो kc इक्वल्स टू 10 की पावर 10, सही है ना। तो मेरा आंसर है ऑप्शन 4। क्लियर, सिंपल है, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं पूछी तुमसे। अगला ये किया PCl 5, देखो 12th आती है ना तो 11th में बस जोर आने लगता है। PCl 5 गैस, ठीक है, आपको मिला PCl 3 प्लस Cl2, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये, और दूसरी N2O4 गैस, इससे क्या मिला 2NO2 गैस, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा दोनों का सेम है और Kp का रेशियो पूछा है। देखो शुरू में ही हो गया 1 0 0, फिर 1 माइनस अल्फा और अल्फा, और टोटल मोल निकाल देती हूँ मैं यहाँ पे। तो टोटल मोल हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो कितना बना 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसका मैं ले लेती हूँ Kp1 का फॉर्मूला है प्रोडक्ट मोल अल्फा स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट मोल 1 माइनस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर P1 ले लेते हैं, क्योंकि सेम तो बोला नहीं वो, अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहा है अल्फा सेम है, ठीक है। और प्रोडक्ट मोल दिस इनटू दिस अपॉन रिएक्टेंट मोल इनटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल 1 प्लस अल्फा, ये Kp1 है। अब यहाँ आओ तो ये 1 ये 0, यहाँ से अल्फा जाएगा, यहाँ कितना बनेगा 2 अल्फा, टोटल मोल कितने आए, टोटल मोल ये भी कितना है 1 प्लस अल्फा ही हुआ ना, ठीक है। तो ये आया 1 प्लस अल्फा। अब इसका Kp2 निकालो, तो प्रोडक्ट मोल 4 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा की पावर 2, रिएक्टेंट मोल 1 माइनस अल्फा, टोटल प्रेशर P2 और टोटल मोल 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब Kp1 अपॉन Kp2 पूछा है ना, ठीक भाई, Kp1 अपॉन Kp2, तो देखो ऊपर है अल्फा स्क्वायर P1 और यहाँ है अल्फा स्क्वायर P2, तो अल्फा स्क्वायर तो काट दूँ, P1 ऊपर आएगा और 4P2 नीचे आएगा, सही, और ये तो कट जाएगा, सही है, दिस अपॉन दिस ही तो करना है, तो दूसरी और चौथी लाइन कट जाएगी, पहली और तीसरी लाइन में अल्फा स्क्वायर काट दो, है ना, तो ऊपर तो आ रहा है P1 और नीचे आ रहा है 4P2, तो P1 अपॉन 4P2, ठीक है। और रेशियो दिया है शायद 36 और 1, तो ये 36 है और ये 4 इंटू 1 कितना आया 9। करना कुछ नहीं था, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। Kp का फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रोडक्ट मोल अपॉन रिएक्टेंट मोल इनटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल, और बाकी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, उसे डराने के लिए दिया है। तो आंसर है तुम्हारा 9:1, सही। नेक्स्ट Ag2CrO4, ठीक है भाई, Ag2CrO4 सॉलिड 2Ag प्लस और CrO4 माइनस 2। अब इसकी सॉल्युबिलिटी तो पता है 2S और इसकी सॉल्युबिलिटी S, ठीक है ना भाई, सॉलिड है ना, और ये घुल गए। चलो, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 माइनस 2 आयन अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अब देखो मेरे पास जो K होगा वो होगा 2S की पावर 2, 2S की पावर 2 इंटू S, ये तो मेरी कंडीशन है, मतलब मेरा आंसर तो 4S³ फिक्स होना चाहिए। अब तुम्हें पता है K कांस्टेंट रहता है, सामने व्यवस्था स्थिर आना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट करना है, तभी तो होता है भाई यहाँ कुछ मिलाऊंगे तो यहाँ भाग रहा होगा, यहाँ कुछ मिलाऊंगे तो यहाँ भागेगा, क्योंकि इसको ये चीज़ कांस्टेंट रखनी। तो मतलब मुझे 4S³ लाना है कुल मिला के। अब ये कहना है कि नहीं भाई हमने कुछ डबल किया है, क्या डबल किया है, Ag प्लस की सांद्रता को दुगना कर दिया है, तो मतलब मैं इसी 2S को, है ना, इसको मैं और क्या कर रही हूँ 2 इंटू 2S कर रही हूँ, और पावर कितना 2, है ना, और ये मान लो अगर मैं S1 कर दूँ, है ना, तो अब इसका क्या करूँ, आंसर तो 4S³ ही आना चाहिए। अब ये आंसर 4S³ कब आएगा, 4S तो दिख रहा है,
इंटू यस दिख रहा है 4s³ कब आएगा, जब मैं यहाँ 4 से डिवाइड करूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 4 से डिवाइड करूँगी तभी तो कटेगा। ये चीज़ तो फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं। तो मतलब इसका 1/4 कर दूँ तो इसकी सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ा, चौथी होगी, क्वार्टर हो गया, आंसर हो गया 2, रिड्यूस टू क्वार्टर। समझ में आ गया, कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए। अब आपके पास ये इक्वेशन है, देखो ट्वाइस H2O2, ये है आपका लिक्विड और आंसर है ट्वाइस H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है कितनी, माइनस की 188 और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी दे रखी है, माइनस की 286 और O2 तो अपनी नेचुरल स्टेट में तो उसकी नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, एंथैल्पी चेंज निकालो। अब देखो इसके दो तरीके है ना, एंथैल्पी चेंज होता है, देखो अगर कोई रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट तो बनता है और रिएक्टेंट थोड़ा ना बनता है, वो तो बिगड़ता है। तो प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट, एक तरीका तो है कि प्रोडक्ट हीट माइनस रिएक्टेंट हीट कर लो। दूसरा तरीका है हिसाब किताब लगा लो कि भाई ये तो बन रहा है, कितने मोल बन रहा है, 2 और हम चाहते बनो, क्योंकि अभी क्रिया यही कह रही है कि बनना चाहिए तो बनो, कहाँ दिक्कत है, हमें थोड़ी तकलीफ है। कितना इसका 286 × 2, तो ये तो सही है, कोई तकलीफ नहीं। और ये बिगड़ना चाहिए, आप कह रहे हो नहीं ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो क्यों बनने भाई, इसको तो बिगाड़ना है, साइन बदलना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये बिगड़ना चाहिए और वो भी 2 के हिसाब से 188 और डेल्टा H बस खर्चा जो बनना चाहिए वो, और ये साइन मैंने पहले ही बदल दिया, चेक कर लो। तो इसका दुगना करो, कितना 400 560 और 572 है क्या, और इसका डबल कर लो 6 17, बोलो सही है क्या, डिफरेंस निकाल लो, है ना। इतनी तो मुझे मिलनी चाहिए, उसमें से ही खर्चा हो जाना चाहिए, डिफरेंस दे दो हमको। क्लियर, बिल्कुल कॉमर्स वाला सवाल है। कितना आया, 200 और 4 और कम कर दो, 196 माइनस का होना चाहिए, सही है ना। और तुम्हें लगे कि नहीं इतना ये क्या समझाया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, प्रोडक्ट की हीट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, इनटू जो भी मोल है 1 मोल 2 मोल माइनस रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सीधा है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनता है और रिएक्टेंट का साइन चेंज होता है, फॉर्मूले से भी वही आ रहा है और आप डायरेक्ट हिसाब किताब लगाओगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का ये रहा -286 × 2 और वहाँ माइनस है तो आगे और माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। ऐसे कर लो, पक्का 196 ही है माइनस का। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, थैंक यू। अब देखो वाटर वेपर को आप मान लो परफेक्ट गैस, ठीक है, जल वाष्प को परफेक्ट गैस मान लिया। 1 मोल जल को, मेरे पास है 1 मोल वाटर लिक्विड और इसको कन्वर्ट करना है, एक बार तो प्रेशर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, बाहर से मन का लंबा पेपर है, टेम्परेचर है 373 केल्विन, प्रेशर है 1 बार। ठीक है, और तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वाटर वेपर को गैस मान लिया, मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर, इतना प्रेशर, इतना इस पे इतनी हीट है। ठीक है, तो वेपोराइजेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट करना है, तो वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट करना है, और आप इसको आइडियल गैस मान लो, परफेक्ट गैस मान लो, ऐसा मत सोचो कि जल वाष्प है। ठीक है, गैस मान लेते हैं। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब डेल्टा H कितनी है, 41 प्लस की है ना, अब यहाँ देखना किलो जूल है और आंसर भी सारे किलो जूल है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। अब यहाँ थोड़ी गलती है, देखो 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, तो वाटर को आइस में क्यों कन्वर्ट करना है, आप डेटा तो इसका दे रहे हो, वाटर आइस में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला तो याद है ना तुम्हें, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। डेल्टा N होता है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो डेल्टा N गैसियस प्रोडक्ट कितना है 1 और रिएक्टेंट तो है नहीं, ये डेल्टा U निकालना है तो ठीक है ये माइनस कर दो, तो डेल्टा H माइनस
डेल्टा एन आर टी। तो मतलब मेरा आंसर 41 से तो कम आएगा, ठीक है। अब 41 से कम आएगा तो दूसरा आंसर तो नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल आधा ही हो जाएगा क्या, तो वो भी चेक कर लेते हैं। डेल्टा एन तो एक ही है। अब आर है 8.3 जूल केल्विन इनवर्स, आंसर चल रहा है किलो जूल, और ये भी क्या है, किलो जूल। तो किलो जूल है तो 1000 से डिवाइड कर दूं, और टेम्परेचर कितना है 373, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये 0.3 मान लूँ, 10 की पावर माइनस, ये तो कितना 0.3, और 0.3 इंटू 8, 8 या 24, मतलब 2.4। तो 41 में से 2 कम कर दो लगभग, ठीक है, 2-3 ऐसा कुछ कम कर दो। तो 21 और 24 तक तो नहीं पहुंचेंगे, कम से कम आसपास जाए, कितना पहुंचेगा 37, 38, ठीक है, लगभग 2 ही तो कम करना है अपना। ऐसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूरा सॉल्व, आंसर तो वहीं आओगे, लेकिन ऐसे सॉल्व करके कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि दूर है ना आंसर बहुत, इसलिए, ठीक है। नजदीक हो तो पूरा सॉल्व करो। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक नहीं है, O2-2, ठीक है। O2 आपका पैरामैग्नेटिक होता है, और B2 देखो यहाँ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वैसे ही है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में 8, तो पेयर तो तुम बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब बोरॉन, तो बोरॉन आपका आता है 2p1, और इधर से भी क्या आता है 2p1, तो आपका p ऑर्बिटल ऐसे होता है ना, 1 और 1, तो पैरामैग्नेटिक है। तो B2 होता है, और ऑक्सीजन याद रख के जाओगे, बार बार एग्जाम में करना नहीं, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय होती है, ये भी पैरामैग्नेटिक, यहाँ फिर ये आएगा पैरामैग्नेटिक नहीं, क्योंकि 3 है तो फिर एक ही तो ढूंढना है, ऐसे। नेक्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव, बोलो थर्ड ऑप्शन। देखो हमने पढ़ा था ना MAA होल थ्राइस, है ना, और यहाँ चार्ज आपका प्लस माइनस n जो भी है, MAA होल थ्राइस, क्योंकि इसको आप काट नहीं सकते हो। जैसे मान लो आपका ये बोर्ड है, ठीक है, तो देखो मान लो ये कोबाल्ट है ना, तो इधर EN आ गया, ठीक है, और ऊपर नीचे तो आएगा नहीं, है ना, तो इधर EN आ गया, ठीक है, और इधर EN आ गया, ऐसे। तो मान लो ये स्क्वायर जो है ना, ये तुम्हारा बोर्ड है, तो एक इधर आइलैंड है बिंदु यहाँ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये बोर्ड के ऊपर से रिंग जा रही है, और ये पॉइंट है उसमें बोर्ड के पीछे से, पीछे वाली साइड से रिंग जाए, तो 2 बराबर भागों में कटेगा कैसे? तो जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है ना, वो इनएक्टिव होता है, क्योंकि अब वो लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, खुद ही से मैट्रिक है तो लाइट नहीं घूमेगी, ठीक है। तो इस स्थिति में तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। और ऐसे सोचो कि बिना 3D के तो ये लो काट दो ना, तो 2D है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये बोर्ड की ये वाली रिंग है ना, ये बोर्ड के पीछे जा रही है और ये बोर्ड के आगे आ रही है, तो बराबर कैसे कटेगी? एक तो आगे आएगी और एक पीछे जाएगी, तो इक्वल कैसे हुआ? इक्वल नहीं हुआ, है ना, क्योंकि पॉइंट अलग है। देखो इसका पॉइंट ये है और इसका पॉइंट ये है, तो इक्वल तो वही नहीं ना, ऐसे सोचना, ठीक है। और बाकी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल, तो आपका आंसर सिर्फ ये बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइगोनल कोप्लेनर sp2, ठीक है। अब देखो पहले वाले में ना NCl3, तो NCl3 तो NH3 जैसा ही हुआ ना, तो ये पिरामिड हुआ, तो पहला तो नहीं है। तीसरे वाले में भी वही अमोनिया ही है, तो बस एक एक भी सोच लो तब भी बन जाएगा कि अमोनिया वाला आंसर है ही नहीं, क्योंकि पिरामिड है। तो फिर NF3 भी नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं और पहला नहीं है, सेकंड पक्का होगा। नहीं है उसको ही बाहर निकाल दो तो भी ज़्यादा इजी है। मान लो यहाँ तुम फंस गए कि नाइट्रेट का तो नहीं आता, या BS3 में कन्फ्यूजन है कि डाइबोरेन होता है, तो ये सोच लो कि ये 3 तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो वो अपने आप करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म और दूसरी बार पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो चेन बनानी है एल्काइन में, तो अगर मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ तो अब यहाँ कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि चलो ट्रिपल बॉन्ड आगे लगा लो, तो अब यहाँ तुम चेन बना सकते। तो श्रृंखला चेन के लिए कार्बन कितने चाहिए? 5, तो फिर ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। और पोजीशन तो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, प्रोपाइन में तो 1 और 2 करोगे नहीं ना, तो ये 1 ब्यूटाइन और एक 2 ब्यूटाइन, वो बैठ जाएगा। तो फिर उसके लिए 4, तो 5 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल,
तो लोन पेयर मत लाओ, लोन पेयर आते ही क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो तुम बताओ फिर SiCl4 में sp3 संकरण है, इन सब में ही sp3 है। अगर तुम देखोगे ना तो इन सब में देखो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर आने से क्या होता है, रिपल्शन एंगल कम हो जाता है, बस यहाँ आपका एंगल कम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एल्केलाइन अर्थ मेटल का सॉल्युबिलिटी, सल्फेट्स का सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहाँ एक छोटा सा ट्रिक, BaSO4 का व्हाइट पीपीटी होता है, इतना आपको पता है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही बन गया। BaSO4 का व्हाइट पीपीटी होता है, पीपीटी मतलब वो चीज़ नहीं घुल रही, तो बेरियम तो लीस्ट है, तो बेरियम लीस्ट है, तो बेरियम लीस्ट है मतलब 2 तो गए कम से कम, सही है। अब जैसे जैसे नीचे उतरेंगे नहीं घुल रहा है, तो घुलना कम होता होगा तभी तो नहीं घुल रहा है, ऐसा तो नहीं कि अचानक से घुलना बंद हो गया, तो सॉल्युबिलिटी घटते 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 उसने मना कर दिया नहीं घुल रहा हूँ, है ना। तो बेरियम लीस्ट है तो उसके बाद ये भी कम ही होगा और ये घुल जाता होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, क्योंकि याद नहीं होते बच्चों को, इसमें था वैसे तो है हाइड्रेशन एंथैल्पी कैटायन साइज की इन्वर्सली होती है, तो याद रहे तो उससे कर लेना, सबसे छोटा कैटायन क्या Mg, घुल जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अब देखो पी ब्लॉक कोर्स में नहीं है लेकिन वैसे उलझा देगा आपको, है ना। तो देखो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ठीक है, फिर पायरोफॉस्फोरस एसिड, अब पायरो शब्द आता है 2 एसिड में से वाटर माइनस करो, H3PO3 H3PO3 और इसमें से वाटर माइनस कर दो, तो क्या आया H4P2 और वो कितना आया 5, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना है अपन POP। ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कितने हो गए 5 में से 3 हो गए और OH OH, 5 ऑक्सीजन सेट हो गए, तो बाकी H और H, सही है ना। फिर फॉस्फोनिक नहीं है ये, फॉस्फोरिक होना चाहिए, तो फॉस्फोरिक आपका होता है H3PO4। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है आपका H4P2O6, H4P2O6। ठीक है, और पायरोफॉस्फोरस तो बता ही दिया, और पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7। ठीक है, अब तुम है ना क्या करो, x बराबर 3 निकालो। देखो इसमें तो x बराबर 3 है, तो ऑर्थो वाला तो हो सकता है ना। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ना, अच्छा यहाँ निकालो, 14 में से 4 कम कर दो 10, तो यहाँ तो 5 है, तो ये पायरोफॉस्फोरिक, ये तो आंसर नहीं है तुम्हारा, ये गया। ठीक है, और हाइपोफॉस्फोरिक, इसमें से ऑक्सीजन कम कर दो, यहाँ पहुँच जाओगे, तो यहाँ x बराबर 3 ही तो आएगा, 12 में से 4 गया 12 में से 4 गया 8 हुआ ना। H4P2O6 नहीं, 4 तो होता ही नहीं है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाँ यही से ऑक्सीजन H4P2O6। ठीक है, और इधर पायरोफॉस्फोरस में पायरो का क्या बताया था फॉर्मूला, ये बताया था ना H4P2O5, यहाँ कितना आया, यहाँ 4 2x -10, तो यहाँ कितना आया x बराबर 3 आया ना, तो फर्स्ट आंसर। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं इसको, है फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसका, पायरोफॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, तो ऑर्थो तो वही गया और पायरो में आपका ये है। ठीक है, H4P2
O5, तो ठीक है, पास्ट आंसर। चलो नेक्स्ट में आओ। अब हिंदी में थोड़ा गलत है। अ सर्टन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड, एंगुलर नोड तो नहीं है, एंड 2 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड है। अब ध्यान सुनना, रेडियल नोड, रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। और एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड होता है l, और जोड़ दो तो n माइनस 1 आता है। ठीक है, अब तुम सोचो एंगुलर नोड कितनी है? नो एंगुलर नोड है ही नहीं, तो l का मान 0 होना चाहिए। तो l का मान 0 मतलब एस ऑर्बिटल, तो फिर ये 2 आंसर तो गलत हो गए। ठीक है, और रेडियल नोड कितने होने चाहिए? 2, तो यहाँ n का मान 3 रखो, 3 माइनस 0 माइनस 1, तब बैठेगा, तो फिर 3s, और तो कुछ होगा नहीं। क्लियर? ये फॉर्मूला लिख लो, रेडियल नोड ही, एंगुलर नोड ही, और टोटल n माइनस 1 होता है ना भाई? टोटल आपका होगा n माइनस 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बफर बताओ, एसिडिक बफर। देखो एसिडिक बफर होता है वीक एसिड प्लस उसी वीक एसिड का सॉल्ट, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो पहला ऑप्शन देखो, एसिडिक एसिड वीक एसिड है, और सोडियम एसिटेट मतलब NaOH के साथ गए, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर दूसरा देखो, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, सही है, और सोडियम कार्बोनेट चले। फॉस्फोरिक एसिड, तो देखो पहला दूसरा तो बनेगा, फॉस्फोरिक बहुत ज्यादा वीक नहीं है, बट हाँ ठीक है वीक होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम फॉस्फेट, तो ऑल हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कंफर्म श्योर है। ठीक है, अब ये मैच कर लोगे। देखो हीलियम में कोई बॉन्ड होता है क्या? तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर तो 0, तो हीलियम 1 को 0 से मिलाना है। ठीक है, फिर N2, तो N2 में नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकेंड को Q से मिलाना है, सही। O2 में क्या होता है? डबल बॉन्ड, तो 3 को R से मिलाना है, सही है। तो मैं तुम्हारे कहने में राइट कर रही हूँ। और Cl2 में एक बॉन्ड होता है ना, तो 4 का P होना चाहिए, तो एक ही तो ऑप्शन है जहाँ 4। अगर तुम्हें इतना ही पता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ही बन जाएगा, सही है। तो फ्री के नंबर है। क्लियर एंजल? नेक्स्ट, लुईस बेस नहीं है, मतलब लोन पेयर नहीं होगा। लुईस बेस मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा। तो देखो NF3 NH3 ये तो बेचारे लोन पेयर रखते ही है ना, तो ये तो लुईस बेस है। NH3 ये भी है, और ClF3 Cl हैलोजन है ना, हैलोजन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, आप तो 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 लोन पेयर लगे बैठे। यहाँ लोन पेयर नहीं है दान करने के, उल्टा खाली डी और पड़ा है, तो लुईस एसिड है। ठीक है, तो आंसर है SiCl। क्लियर है? प्लस M माइनस M दोनों। अब देखो यहाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी है, ये OH है, ठीक है, तो अब अगर यहाँ लोन पेयर है तो इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आप बेंजीन से कनेक्टेड हो, बेंजीन जब आपको है तो मेरे को देना ही पड़ेगा, तो यहाँ तो कौन सा इफेक्ट है? प्लस है ना, ये CHO है थोड़ा ऑप्शन। ठीक है, अब देखो बेंजीन से एल्डिहाइड कनेक्टेड है, तो अगर बेंजीन से एल्डिहाइड कनेक्टेड है तो बेंजीन दोनों स्थिति में राजी है आपके पास, ये तो मैं मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ तो माइनस M है ना। अब NO की नेचर देखो, N क्या कहेगा? मेरे पास तो लोन पेयर है, लेकिन साथ में कौन है? O है, तो अब ये फंस गया कि मदद तो कर सकता हूँ, साथ वाले ने परेशान किया तो फिर उधर भी तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास वैसे है, उधार मांगने वाला है तो दे दूंगा, नहीं तो मदद कर दूंगा, तो आप बीच में फंस गए ना। तो प्लस M इफेक्ट भी है और माइनस है, तो हम देखो ऑल तो हो नहीं सकता, और इसमें माइनस M किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं, यहाँ प्लस M किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं। तो आप तो वैसे ही जुगाड़ में आंसर दे सकते थे, आंसर क्या होगा? क्लियर है?
नेक्स्ट सेल रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले Zn किस में बदल रहा है? Zn प्लस, पढ़ा था अपन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर ये सॉल्ट ब्रिज बनाए और अब Ag प्लस। ठीक है, अब तो पता है जहाँ आयन है वहाँ एक्वस लिखो, जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड लिखो, कंसंट्रेशन 1 m लिखो, गैस है तो 1 बार लिखो। तो क्या बनाए? Zn प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस Ag। ये आपका डायरेक्ट NCERT लगा दिया इसने, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। आगे देखो, अब 15 है, कोई 10 करने। अब थोड़ा ध्यान रखना, तुम सोच मैं 11 कर लूँ तो फिर शुरू के 10 ही माने जाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान से करना है 10 क्वेश्चन ना, ये ऑप्शन है आपके पास नीट के अंदर कि आपके पास सेकंड पार्ट सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, कोई 10 करने हैं। ज़्यादा कर लिए तो 1 से 10 ही वैलिड होंगे, पीछे वाले चेक नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जेल्डॉल में अमाइन तो आराम से होता है। अब मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता लेकिन सब ऑप्शन में अमाइन है। देखो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन NH2 है, फिर नेक्स्ट प्रोपेन 1 अमाइन एलिफेटिक अमाइन है, फिर 2 फिनाइल इथेन अमाइन इथाइल अमाइन है ना, तो प्रोपाइल अमाइन का देगा तो इथाइल अमाइन का देगा ही। जेल्डॉल मेथड नाइट्रोजन एस्टिमेशन है, अमाइन का टेस्ट देगा। तो अगर मान लो नहीं भी पता हो तो बताइए सारे एक जैसे है, तो एक का देगा तो सबका देगा, और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अब यहाँ देखो ZnO NaOH के साथ रिएक्शन करता है और ZnO H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। अब तो यहाँ तो ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभय धर्मी ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक की नेचर है, एसिड आया तो बेस बन जाऊंगा, बेस आया तो एसिड बन जाऊंगा। ठीक है, फिर अब देखो ये वाली भी बहुत फेमस रिएक्शन है, ZnO H2SO4 सबको पता है, ZnSO4। तो यहाँ तो आपका जिंक और SO4 को अलग कर दो। अगर मैं SO4 को अलग कर दूं तो जिंक क्या बन रहा है? कैटायन बनता है। ठीक है, और जिंक और NaOH की रिएक्शन कराऊं तो सोडियम मेटा जिंकेट बनता है Na2ZnO2। तो यहाँ Na अलग होने वाला है तो सोडियम जाएगा, तो जिंक वाला केस जो है वो एनायन बन रहा है। तो जब वो बेस के साथ है तो एनायन बनेगा, लेकिन जब एसिड के साथ है तो कैटायन बनेगा। तो पहले एनायन बाद में कैटायन। तो आंसर 3 क्लियर, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट फटाफट करो, 10 क्वेश्चन है। देखो मिथाइल प्लस, मिथाइल माइनस और मिथाइल डॉट, तो ठीक है। देखो मिथाइल प्लस, बोलो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड मतलब sp2, क्या सोचो सही है। मिथाइल माइनस, तो माइनस मतलब एक लोन पेयर और लिया है आप तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर sp3, सही है। और मिथाइल डॉट, तो मिथाइल डॉट मतलब sp2, बॉन्ड पेयर 3 ही है ना, तो sp2, तो फर्स्ट आंसर ठीक। बोलो ये तो सिंपल ही है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं इसमें तो। नेक्स्ट देखो 2 केस है, दोनों में कोबाल्ट है, ठीक है। पहले में क्लोरीन अंदर है और ब्रोमीन बाहर है, हाँ ठीक है। तो पहला वाला तो आपका कौन सा देगा? ब्रोमाइड आयन देगा। अब दूसरे केस में क्लोरीन बाहर है तो क्लोराइड आयन है। तो भाई अगर आप आयन ही अलग अलग देने वाले हो तो आयनन समावय होता है, पढ़ा था ना आपने, ये ब्रोमाइड आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा, तो आपका आंसर आयोनाइजेशन। बोलो सिंपल है ना, ये तो पढ़ रखा अपन ने कितनी बार। अगला देखो, एल्डोल कंडेंसेशन की खास बात थी, एक तो एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन दोनों चला लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। 2 लेते, एक के पास होना चाहिए, तो यहाँ तो एक ही दिया है तो होना चाहिए ना अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन है, यहाँ तो नहीं है और यहाँ है, तो पहला तीसरा दोनों सही। ये अब फिर बस डेल्टा जी नॉट बताओ। हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3 Kp दे रखा है, तो अभी फॉर्मूला क्या था? वही था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q या QP एट इक्विलिब्रियम, ये चीज 0 और इसको क्या लिख दूं? Kp। तो इस बार डेल्टा जी नॉट ही कैलकुलेट करना।
तो बोलो इसको क्या लिखूं, -2.303 RT और लॉग बेस 10 KP लिख दूं। अब KP दे रखा है, आंसर किलो जूल में पूछा है, R को किलो जूल में लिख देना। 8.314 into 10 to the हम्म। minus 3. तो 8.314 10 की पावर -3, टेम्परेचर है क्या कुछ, 98. हाँ 298 लॉग KP 4.4 Into 10 to the power 4. इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो 4 तो आ जाएगा, तो इसका आंसर है 4 प्लस लॉग 4.4। तो लॉग 4 कितना होता है, 0.60 है ना, तो तुम 0.61 ले लो, 0.62 ले लो। ठीक है, तो इसको अगर मैं 0.62 ले रही हूँ तो 4 प्लस 0.62। तो अब ये सॉल्व करो तुम, लगभग ही आएगा आंसर, देखो दूर दूर भी है, और जुगाड़ लगाओ तो 8.314। ठीक है, 298 को 0.29 कर दूं और 4.62। ठीक है, 16 बोलो 26.36. आ रहा है 26। हाँ. मैं चेक कर लेती हूँ तुम्हारा आंसर। ठीक है, वही फॉर्मूला है जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलाया, यहाँ पे भी चला रहे हैं, एक ही फॉर्मूला, याद होते नहीं फॉर्मूले अपन को। कौन सा क्वेश्चन है ये, नाइन्टी है क्वेश्चन नंबर, करो भाई, सॉल्यूशन है नहीं मेरे पास। ठीक है, क्या आ रहा है तुम्हारा, -26.5, चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, कौन सी डिसप्रोपोर्शियोनेशन नहीं है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखो यहाँ Cl2 है ना, तो x बराबर 0, आंसर में Cl माइनस है तो -1 और ClO माइनस है तो x -2 इक्वल्स टू -1, x बराबर +1। तो तुम 0 से नीचे भी गए, ऊपर भी गए, तो ये तो डिसप्रोपोर्शियोनेशन है। सही, अब यहाँ देखो फॉस्फोरस वही 0 है, फिर तुम pH3 में फॉस्फोरस माइनस कर दो, इधर फॉस्फोरस क्या कर दो प्लस, तो यहाँ पे ये 2 तो है, ऑल हो नहीं सकता। अब यहाँ कहाँ चेंज आया, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, क्योंकि भाई नाइट्रोजन 0 से है तो घटा बढ़ा एक बार ही हुआ ना, और हाइड्रोजन भी अगर आपका 0 है तो घटा बढ़ा एक बार ही हुआ ना, डबल कहाँ हुआ, डबल होना चाहिए, तो तू वैसे ही दिख रहा है डबल वाला आंसर, है ना, तो वो दोनों डिसप्रोपोर्शनेशन है, ये नहीं है, सिंपल। ठीक है, 92 है ये, इससे पहले वाले का आंसर फर्स्ट था, तो अपना फर्स्ट ही तो आया था। हाँ ठीक है, चलो फिर। हाँ, अब कोबाल्ट के लिए आपको वेवलेंथ देखो, सब में कोबाल्ट +3 है, खाली EN, अमोनिया और वाटर आगे पीछे ही लिखे, तो बस मेरे को इसी के बारे में आंसर मेरा आएगा, वो यहाँ से तो आएगा EN, वाटर और अमोनिया। अब देखो CFSE का ऑर्डर बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बताए थे, एक वीक फील्ड बताए थे, SFL की CFSE ज़्यादा थी ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या था, कोई कन्या, नो, बाय इन नहीं, तो कोई कन्या नो, बाय इन ये तो है, और फिर ये है। ठीक है, तो सबसे CFSE इसकी है, फिर इसकी है, और ये वीक फील्ड है। तो मुझे बताओ, एनर्जी और लैम्डा तो उल्टे होते हैं ना, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका लैम्डा कम, तो आपको क्या पूछा है इसने, वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वाटर वाले की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना, फिर अमोनिया की, और फिर EN की, तो EN वाला आंसर लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, 4th ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, कैसे आप CFSE निकाल दो, उसके हिसाब से चल लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी ना।
अब बताओ क्या पॉसिबल नहीं है? n का मान कभी भी l के बराबर नहीं सकता भाई। अगर n 1 है ना तो l 0 रहेगा, इतना तो होना चाहिए। रिस्पेक्ट है ये इसका, तो बराबर तो नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं, बाकी सब छोड़ दें। ठीक है, फिर BF3 है ना, और ये SO क्या है? SO3 होना चाहिए। हाँ SO3 है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा ना। तो BF3 समतलीय है बिल्कुल। BF3 क्या होता है? sp2 होता है, ट्राइगोनल कोप्लेनर। और SO3 में S डबल बॉन्ड हो तो ये sp2 है, ठीक है। और SOS तीनों बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ये भी ठीक है। लेकिन इनका लेना देना है क्या आपस में कोई? दोनों करेक्ट है। अच्छा, दो में यही एक्सप्लेनेशन थोड़ा है। हाँ तो दोनों करेक्ट है ना, आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, ठीक है। ये बोलो सीरियम, इट्रबियम और लुटीशियम, एक लाइन में आंसर है और तुम्हें आता है, बस तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुम्हें पता था। यब्लू और सीरियम। देखो लाख सोचा, फिर मान लो कुछ नहीं याद, तुम्हें पता एंड में क्या था? इट्रबियम और लुटीशियम। सही है, लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं तब एक गधे ने ड्राई क्लीन होकर कहा तुम यब्लू। तो यब्लू मतलब इट्रबियम लुटीशियम, ये तो पता है। अब एक शब्द सुना है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आकार घटता है, यही है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एटॉमिक साइज घटता है। तो सबसे छोटा कौन? लुटीटियम, फिर इट्रबियम, और सबसे बड़ा कौन? सीरियम। दोनों बातें मैंने पढ़ रखी है। यब्लू तुम्हें याद था, सीरियम पहला, और तुम्हें पता है लेफ्ट राइट आकार घटता है, वही तो पूछ रहा है। और अब इन्हें देखते और यार ये तो पता नहीं कहाँ इनकी जगह है, तो वैसे ही छोड़ देते, कौन करेगा, ये फ्री का नंबर था। सोचा दोनों बातें पढ़ी थी ना, कुछ भी नहीं पूछा बेचारा। हाँ और क्या और क्या चाहिए। अब बोलो कैडमियम ट्रांजिशन मेटल के स्पेशल कैरेक्टर शो नहीं करता है। देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको तो पहले फैमिली से बाहर निकाल दिया था। पहला डी ब्लॉक का सवाल था कि ये ट्रांजिशन नहीं है, तो आप है ना, मतलब होता ना कि अब हमारी फैमिली में तो पैदा हुई, पर आपने ऐसी जगह शादी कर ली, अब बाहर निकाल दो। पैदा तो उसी घर में हुए हैं, पर अब हमारे रिचुअल्स को फॉलो नहीं करो, तो डी ब्लॉक के हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन नहीं है तो उसके कैरेक्टर, उसकी संपत्ति नहीं मिलने वाली है। तो पहला तो बात सही कह रहा है कि हाँ स्पेसिफिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, सही है ना। और दूसरा, जिंक में बाहरी कोश पूर्णतया भरा है, हाँ ना, हाँ D10, लेकिन बाहरी कोश 4s2 होता है। 3D10 4s2, जिंक +2 थोड़ा ना कह रहा है, 4s भरा है, तो 4p और 4d का क्या है? वैलेंस शेल क्या है? 4। आप 3D10 की बात कर रहे हो तो 3d भरा है, जिंक +2 बोलता तो बात अलग होती। थोड़ा सा संभलना है इसमें। तो पहला तो सही है कि हाँ ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है, तो फिर फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट। सही। चलो अगला, 1 मोल कैल्शियम नाइट्राइड को पानी से रिएक्ट करना है। अब ध्यान से सुनो, कैल्शियम +2 और नाइट्राइड -3, तो ये बनेगा Ca3N2, और पानी से रिएक्ट कर लो, ठीक है। अब बोलो कैल्शियम +2 कितने OH उठाओगे? 6। एक को 2 चाहिए ना, 3 लेके बैठे हो ना, 6 OH और 2 अमोनिया बना लोगे फिर, ठीक है। तो 2 अमोनिया और 3 चाहिए ना, 3 CaOH ओल्ट। भाई नाइट्राइड है तो पानी से HIN उठाएगा ना, एक जना है तो कितने उठाएगा? 3, 2 है तो 6 उठाएगा। अब क्या पूछा है? बैलेंस के हिसाब से चलो, अमोनिया कितनी बनेगी? 2 बनेगी, नाइट्रिक एसिड है नहीं तो बस हाँ सही है ना, फिर तो 2 मोल अमोनिया, यानी मैं क्या करूँ उसको सही कर देती हूँ, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो बेमन जन सन अल,
अल मतलब एल्यूमिनियम वाला तो एम्फोटेरिक है, एसिड वाले तो बात ही नहीं है, तो इसको तो यहाँ ले लो, सबसे कम लीस्ट है, क्योंकि ये तो एसिड बेस दोनों है, तो पहला और दूसरा तो गलत ही हो गया, लीस्ट है, जो भी होगा इससे ज़्यादा होगा। फिर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एसिड ही तो होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, फिर इधर आओ तो नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कर लो, बाकी में उलझ रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भाई सल्फर तो हाईएस्ट रखेगा 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हाँ अच्छा भाई ऑक्सीडेशन स्टेट देखो फॉस्फोरस सिलिकॉन, इसमें मत करो भाई फंस जाओगे, है ना। देखो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हाईएस्ट SO3 लोएस्ट Al2O3, मिल तो गया तुम्हें, है ना। अब यहाँ मत फंसना, P ज़्यादा होगा SiO2 कम होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर ज़्यादा है, ठीक है, तो वैसे तुम कर सकते थे, ठीक है। अगला ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको आप कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों बोलते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रुप है ना, ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल, यानी कार्बन जो है मेटल से बंधा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे पूरे 50 क्वेश्चन, इजी थे, है ना। तो इस तरह से तुम्हें तैयारी करनी, फिर अपन ले लेंगे कल एक बार और, क्लियर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और तुम भी घर जाके है ना उसको लाइक कर देना, ठीक है। चलो